हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बल्कि फॉर्मूलाज लेकर। आज हम करने वाले हैं पूरी किताब के फॉर्मूले एक ही वीडियो में क्विक रिवीजन के साथ, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो पूरी मैथ का रिवीजन आपका एक साथ होने वाला है। तो रिवीजन के लिए बने रहिए हमारे साथ वाणी एजुकेशन चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसके अंदर कुल 4 अंक का हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा आपको पूरे पेपर के अंदर। तो हम जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती है। साधारण सी बातें सबको मालूम है, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये जरूरी है कि p इज नॉट इक्वल टू 0। कभी कभी ये शर्त पूछ ली जाती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो 22/7 है वो परिमेय संख्या का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। जबकि देखो √2 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, √3, पाई है ना, एक अपरिमेय संख्या है। पाई को आपको याद रखना है, एक अपरिमेय संख्या होती है। जबकि हम जानते हैं कि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम कभी कभी पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, मान लेते हैं 22/7। एग्जैक्ट पाई का मान 22/7 नहीं होता, ठीक है, 3.1414 में चलता है वो मान, ठीक है। तो इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको याद रखना है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो इमेजिनरी नहीं है, आयोडा के रूप में नहीं है, उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय संख्याएं हो, ठीक है। यह है वास्तविक संख्या के बारे में। उसके बाद देखो, जो एक महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली कि एक न तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। जब भी आपके पास भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न आ जाए तो भाज्य संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सम संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है? 2 है। एकमात्र सम संख्या 2 है, अभाज्य सम संख्या, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बहुपद। देखो, इसके अंदर हम सिर्फ फैक्ट पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं पूरी बुक के, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला सिर्फ लगभग इतना ही बनता है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम चैप्टर वाइज कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो एक बार आप अपने रिवीजन के लिए उन वीडियोस को देख लीजिए जिसमें हमने पूरे प्रश्नावलियों के चैप्टर वाइज रिवीजन किया है। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो प्रश्नावली 1 से आएंगे, 2 से आएंगे, 3 से आएंगे। एक बार आपको जरूर वो चैनल पे देखने चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बहुपद। बहुपद जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर देखो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर देखो, जो हमारे पास शून्यकों का योग, द्विघात समीकरण तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग -b/a। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। और शून्यकों का गुणा क्या होता है? शून्यकों का गुणा होता है c/a। शून्यकों का गुणा c/a, ठीक है। ये a क्या होता है? x² के साथ वाला पद b होता है और x के साथ वाला b होता है और अचर पद है वो c होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर क्या करना है, हमें तुलना करनी है। जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो, इसमें क्या होता है, जिससे हल निकलते हैं तो 2 ग्राफ के रूप में यदि अपने देखें तो 2 लाइनें बनेंगी। 2 लाइनें प्रतिच्छेदी भी कर सकती हैं, 2 लाइनें ऐसे एक के ऊपर एक भी हो सकती हैं, 2 लाइनें समांतर भी हो सकती हैं। अब इनकी कंडीशन क्या है ये अपने को याद रखना है। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि ये चीजें बराबर नहीं आती हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, केवल एक प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक ही हल होगा, ठीक है, और संगत होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2,
संपाती रेखाएं होंगी, मतलब एक के ऊपर एक, क्योंकि सब कुछ बराबर ही है तो एक के ऊपर एक संपाती रेखाएं होंगी। अनेक हल होंगे, ये भी एक के ऊपर एक ही है, सारे पॉइंट कट ही रहे हैं तो अनेक हल होंगे इसके। और ये भी क्या होगा, संगत, मतलब इनके हल विद्यमान हैं। अब a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो ये समांतर रेखाएं होंगी जो कहीं भी नहीं काटेंगी। जब कहीं भी नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं होगा और वो असंगत होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। जिसका कोई हल नहीं है वो है असंगत और जिनके हल निकल रहे हैं वो है संगत। ये याद करने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, जिसका कोई हल ही नहीं है वो है असंगत, जिसके हल हैं वो है संगत। अब हल दो प्रकार से होते हैं, हल केवल एक भी हो सकता है और हल अनेक भी हो सकते हैं। तो ये आपको तीनों कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट याद करनी है, इससे सभी प्रश्नावली के जो सारे क्वेश्चन है ना इनसे रिलेटेड ही आने वाले हैं, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण हमारे पास कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से तो मूल दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो वास्तविक बराबर वास्तविक मूल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो फिर मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे। देखो द्विघात समीकरण तो दो मूल होंगे, अगर बड़ा है तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, अगर बराबर है तो दोनों मूल बराबर होंगे, अगर छोटा है तो फिर मूल नहीं होंगे। ये चीज अपने को याद रखनी है। और ये एक लास्ट में आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जब हमें शून्यकों का योग और गुणा दे रखा और समीकरण बनाने के लिए कह दिया जाए, द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह दिया जाए तो इस प्रकार से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग के साथ एक्स लगाना है, मूलों का गुणा। देखो एक्स स्क्वायर फिर माइनस लगाना है, फिर यहाँ पर आपको योग लिखना है और फिर एक्स लगाना है और फिर यहाँ पर गुणा लिखना है। ठीक है, बराबर 0, बस समीकरण बन गई। ये एक नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है, चले आगे। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमने चला रखी है और चैप्टर वाइज जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं आपको वो सब एक बार देखने चाहिए। मॉडल पेपर जो हमने सोल्यूशन किया है उसको भी एक बार जरूर देखना चाहिए, वो सब चीजें आपकी तैयारी को मजबूत बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसमें देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो क्या क्या फॉर्मूले हैं मैं एक साथ आपके सामने लेकर आई हूँ। कुल 6 नंबर का इसमें से हमें देखने को मिलेगा। सारवंतर डी क्या होता है, पीछे वाले पद में से a2 में से हम a1 घटा देते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो, सारवंतर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अगर हमें समांतर श्रेणी AP माननी हो, अगर समांतर श्रेणी AP माननी हो तो क्या मानेंगे, पहला पद a मानेंगे, फिर dd जोड़ते जाओ, इसमें d हो गया, फिर अगले में d और जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा, फिर अगले में d और जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा। इस तरह से समांतर श्रेणी बनती है। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1d, ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, यह अंतिम पद नहीं दिया हो तो m पदों में AP में अंत से nवां पद, लास्ट से nवां पद अगर अपने को ज्ञात करना हो तो होगा, लास्ट से nवां पद बराबर होता है m माइनस n प्लस 1वां पद, ये आपको याद करना है। अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस m माइनस n d, लास्ट से nवां पद ज्ञात करना हो तो सूत्र है a प्लस m माइनस 1 m माइनस n d, लास्ट से nवां पद ज्ञात करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पड़ता है हमें। ठीक है, और योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ऐसी क्लास आपको कहीं और नहीं मिलेगी जिसके अंदर सारी किताब के फॉर्मूले आपको एक साथ कराए जाएं, तो आपको अच्छे से इन सभी फॉर्मूलों की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर अपने को अंतिम पद दे रखा है तो योगफल कैसे होगा, n/2 a प्लस l। ठीक है, ये अंतिम पद दे रखा हो, देखो इसके लिए भी दो फॉर्मूले हैं, इसके लिए भी दो फॉर्मूले, अंतिम पद से पीछे से अगर अपने को श्रेणी दे रखी है तो उसके लिए अलग है और आगे से अलग है, अच्छे से याद करने हैं, ये हमारे क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। ठीक है, n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना होता है, n प्लस 1/2। ठीक है, समांतर श्रेणी है, यदि A B C समांतर श्रेणी में हो तो ये कंडीशन होती है जिसे आपको याद रखना है।
जो बीच वाला पद है ना बी, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस सी बटा 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट में यस लिखना मत भूलिए, फटाफट यस लिख दीजिए कमेंट में। क्लास अच्छी और आपके लिए फायदेमंद है तो यस लिखिए। यदि आपको इम्पोर्टेंट लग रही है क्लास तो आपको यस जरूर लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इससे हम बहुत सारी थ्योरम्स इसके अंदर हल करने वाले हैं। तो थ्योरम है क्या, थेल्स प्रमेय है क्या। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि त्रिभुज के अंदर एबीसी के अंदर यदि दो ये रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, तो ये एडी अपॉन में बीडी बराबर है एई अपॉन में ईसी। ठीक है, मतलब ये बराबर इसके इस, ये चीजें कि अगर ये रेखाएं दोनों समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं, तो इनका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। और इसका विलोम क्या कहता है, विलोम ये कहता है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये थेल्स प्रमेय है। त्रिभुज चैप्टर 6 के अंदर थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कहती है, यदि दो भुजाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेदी विभाजित करती है इस प्रकार से रेखा और वो समांतर है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। ठीक है, अब जब हम दो त्रिभुजों को समरूप करते हैं तो तीन नियम है इसके अंदर। देखो, एंगल 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 से समरूप करते हैं, साइड 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 से समरूप करते हैं, साइड एंगल साइड से समरूप करते हैं। अब एक बात याद रखना, एंगल साइड एंगल नहीं होता है, ये नियम नहीं होता है। सत्य असत्य में दे देते हैं, रिक्त स्थान में पूछ लेते हैं, तो ये वाला नियम नहीं होता है, इस चीज को याद रखो। साइड एंगल साइड होता है, एंगल 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 होता है, साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है। ये तीन कसौटियों को कोई भी पूरा करते हैं, त्रिभुज पूरा करते हैं, तो ये त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। दो बिंदु अपने को दे रखे हैं, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, दूरी सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, यदि कोई रेखा है उसको कोई बिंदु P है ना, ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2 किस अनुपात में, m1 और m2 अनुपात में विभाजित करते हैं। तो विभाजन सूत्र ये x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है। ठीक है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिस से याद होता है। जितनी ज्यादा बार आप इन फॉर्मूला का यूज करोगे, इनको अप्लाई करोगे, आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, विभाजन सूत्र है ये। अब है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं। ठीक है, उनको कैसे याद करना है, सबसे पहले देखो, त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले तो ये आपको पता ही है, लाल बटा कक्का से आप लोग ये सब फॉर्मूला निकालते हो ना। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये साइन है पहला वाला, फिर कोस आता है और फिर टेन आता है, फिर इसका उल्टा कोट, सेक और कोसेक। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको याद है। ठीक है, फिर जब हम याद करने बैठते हैं ना, तो देखो एक तो ये फॉर्मूलाज है, साइन ऐसे लिख लो, साइन कोस टेन, यहाँ से कोट सेक कोसेक। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई बराबर किसके, 1 1 1। अब इससे देखो दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर कोसेक थीटा निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और अगर साइन थीटा निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो आपको ये सारी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये तीन याद है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर कोस थीटा निकालोगे तो आएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और यहाँ पे यदि सेक थीटा निकालोगे तो आएगा 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा निकालोगे तो आएगा 1 अपॉन कोट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा निकालोगे तो आएगा 1 अपॉन टेन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएंगे। उसके बाद देखो, साइन कोस साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1।
अब यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये बन जाएंगे, इसको माइनस में ले जाओ। वैसे यहाँ पर अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद करना है इनको कैसे लिखना है, और ये सब फॉर्मूलाज आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना तो आप इनको लिख लेंगे ना, तो उसके बाद आप फॉर्मूला सारे निकाल पाएंगे। इतने सारे फॉर्मूलाज आपको रखने की जरूरत नहीं है, बनाने कैसे है वो सीखना है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपको फॉर्मूला कैसे बनाने हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ये टेबल आपको याद करनी होती है, टेबल आपको बनानी भी आनी चाहिए। तो टेबल बनाते कैसे, देखो साइन थीटा का मान तो आपको याद ही करना है, 0 1/2 1/2 2 3/2 और 1। कोस थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, ठीक है। यहाँ तो tan क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो अब इनका भाग देना है ऐसे, ठीक है। जैसे भाग देंगे इसका, कोस थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, ठीक है। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस, क्या होता है 1 अपॉन कोस, ठीक है। तो मतलब कोस वाले में इस तरह से भाग उल्टा हो जाएगा, ये हो रहा है ना, देखो उल्टा हो रहा है ना, ठीक है। और कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा। तो 3 आपको बनाने आने चाहिए, 3 अपने आप बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी देखो ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस को, और इससे ये सारे बना रखे हैं फॉर्मूले। आपको इनको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको 3 लाइनें याद करनी है, बस हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें भी वही फॉर्मूला था जो पिछली उसके अंदर है, सिर्फ इसके अंदर ये है कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबको मालूम होगा। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय तो मालूम ही होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका उपयोग हम ज्यादातर करके इसमें क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये आपके 9 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की क्लास थी। आगे के जो चैप्टर है उनको हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।